हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है तो चलिए देखिए, हम भी बढ़िया हैं यहाँ पे और आप भी अपने घरों पे अच्छे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और कोविड-19 की जो महामारी है उससे अपने आप को बचा के रखें। आप सोशल डिस्टेंस भी बना के रखें, मैं यही कहूँगा। दूसरी चीज हमारी जो है, हमने अभी हाल ही में जो वीडियोस बनाई हैं वो सारी मोस्टली पॉलिटिकल से रही हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से रही है, कुछ ज्योग्राफी से रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रही है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है कहीं ना कहीं वो भी, आज हमारी जो वीडियो है वो इंडियन पॉलिटी से है, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं भारतीय संविधान से रिलेटेड है। और भारतीय संविधान में जो आज पढ़ाना है उस टॉपिक का नाम है अनुसूची। अनुसूची और अनुसूची कहा जाता है कि हमारे संविधान में जो अनुसूची, जो मूल संविधान था, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने बना के दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बना के दिया था अनुसूची, वो हमारी जो अनुसूची है टोटल बेटा, वो जो मूल संविधान था वहां पे 8 अनुसूची थी, उसमें 8 अनुसूची बताई गई थी। दूसरी चीज हमारे साथ साथ क्या है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि अनुसूची भी है संविधान में और भाग भी है आपके साथ। और भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में जो है कहा जाता है, जो मूल संविधान था, अब यहां पे मूल संविधान की बात कर लेते हैं। मूल संविधान, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान किसे कहा जाता है? मूल संविधान कहा जाता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बना के दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें बना के दिया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसे मूल संविधान कहा जाता है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक संशोधित संविधान है। संशोधित संविधान का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आपसे पूछा कितनी अनुसूचियां थी, तो हमारे मूल संविधान में जो थी वो टोटल 8 अनुसूचियां थी। अब फिर पूछेगा कि भाग कितने थे? मूल संविधान में भाग कितने थे? तो मूल संविधान में भाग कितने थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, अब कितने हैं? अनुसूची कितनी बढ़ी गई? तो +4 बढ़ा दी गई। अब टोटल कितनी होगी? 12 हो गई। यानी कि आज जो संशोधित संविधान है जो हम पढ़ रहे हैं आज, तो संशोधित संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं आज? तो संशोधित संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 है। और जितने भी आज मूल संविधान के बाद जो संशोधित संविधान है वहां कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपसे ये पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बताना कि 12 अनुसूचियां हैं। बाद में 4 जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और भाग कितने थे? मूल संविधान में 22 भाग थे, आज कितने? 25 भाग हैं। लेकिन किस तरह से है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये हमारे दिमाग में उठ रहा है कि जब हमारे संविधान में भाग थे तो अनुसूचियां क्यों बनाई गई? अनुसूचियां बनाने की क्या वजह रही होगी? तो मैं ये चीज समझा रहा हूं आपको कि जब संविधान में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, भारतीय संविधान आपके पास है, भारतीय संविधान आपके पास है। तो भारतीय संविधान में जब आपके पास में भाग थे तो अनुसूची क्यों बनाई गई है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है। तो इसके लिए मैं आपको बेसिकली चीजें बताना चाहूंगा कि एक तरह की कहानी पढ़ लीजिए आप, एक तरह कहानी ही मान लीजिए आप। जिस तरह से क्या होता है, शादी होती है, वहां पे नॉर्मल जो गेस्ट आते हैं वो नॉर्मल तरह से आते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर कन्यादान, जो कन्यादान करने वाले कन्यादान करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। कुछ ये मान लीजिए इस तरह से। तो भाग भी संविधान में उस गेस्ट की तरह माने जाते हैं जो आते हैं, खाना खाते हैं, कन्यादान करते हैं और फिर वो अपने घर लौट जाते हैं। और ज्यादा क्या करता है, एक मिठाई का डिब्बा मिल जाता है उनको, लटका के जो है खुश होकर अपने घर चले जाते हैं। यही तो होता है ना सब कुछ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन उसी शादी में क्या होता है कि जब आप खाना वाना खाते हैं या खाते रहते हैं या खा के बैठ भी जाते हैं, तब एक स्पेशल लोकल गेस्ट आता है जो स्पेशल होता है। या तो स्पेशल कह सकते हैं कि लोकल विधायक हो जो आसपास के क्षेत्र से चुना गया है, इनके स्थायी विधायक हो सकता है, स्थायी एमएलए हो सकता है, एमपी भी हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, कोई कैबिनेट मंत्री भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उस शादी में आप भी हैं, उस शादी में वो मंत्री भी है, या उस शादी में वो लोकल विधायक भी है, तो कहीं ना कहीं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है।
उसके लिए स्पेशल लोग उसे घेरा बना के खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा। उसके लिए स्पेशल खाने की डिश बना, मतलब खाने पीने की जो मेज है वो सजा दी जाती है और हर चीज उसे अच्छी स्पेशल ट्रीटमेंट में मिलती है। तो कुछ इस तरह से मान लीजिए कि जो हम पढ़ते हैं संविधान में, हम 2 पार्ट पढ़ रहे हैं, तो यहां भी हम मान लीजिए 2 गेस्ट है शादी में, जो इस जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, ये मान लीजिए ये स्पेशल वर्ग वाला है अनुसूची, यानी कि अनुसूची कह सकते हैं कि संविधान में ऐसी कोई स्पेशल वर्ग होते हैं जिनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, स्पेशल प्रोविजंस इस्तेमाल किए जाते हैं संविधान में, तो उन्हें अनुसूचियों में स्पेशल रखा जाता है। और जिनके लिए सामान्य नियम होते हैं, जिनके लिए आए, खाना खाए और डिब्बा लिया और घर चले, नमस्ते करिए और जय हिंद जय भारत, चलो जी हम जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल गेस्ट होते हैं। और ये नॉर्मल गेस्ट को कह सकते हैं कि संविधान में भाग उन्हें कहा जाता है जो सामान्य नियम या प्रशासन या नियम प्रणाली चलाते हैं या सामान्य दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, स्पेशल नहीं होता उनके लिए, बस सामान्य होता है। तो सामान्य शासन प्रणाली के साथ जो शासन व्यवस्था चलाते हैं या दिशा निर्देश जारी होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द भाग, वो भाग होते हैं। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो सबके लिए सामान्य नियम होते हैं। तो भाग किसे कहेंगे कि शासन प्रणाली चलाने के जो सामान्य नियम होते हैं सभी लोगों के लिए, दैट इज कॉल्ड, उसे भाग मान लीजिए आप। और जो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर द स्पेशल पर्संस के लिए, स्पेशल क्लास के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं, उन्हें अनुसूची में रखा जाता है। तो ये कोई आपसे पूछने लगे कि भाग और अनुसूची में क्या अंतर है, तो आप बता देना कि अनुसूची में स्पेशल क्लासेस के लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें विशेष वर्ग में रखा जाता है जिनके लिए हम अनुसूची बनाएं। और भाग क्या है? भाग सभी के लिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, या जितने भी भारतीय नागरिक हैं, या जितने भी भारतीय लोग हैं, तो उन सबके लिए सामान्य शासन के जो नियम होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, वो भागों में होते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर होगी आपकी? अगर यहां तक की बातें क्लियर होगी तो मैं फिर आगे चलता हूं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अब ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि कितनी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो भैया 8 अनुसूचियां थी। बाद में कितनी जोड़ी गई? 4 जोड़ी गई, तो कितनी हो गई अनुसूचियां आज? तो संशोधित संविधान में आज 12 अनुसूचियां हैं। तो ये जरा समझ लीजिएगा, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। भाग और अनुसूची का मैंने अंतर बताया कि क्या अंतर है। तो ये मान लीजिए स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर द स्पेशल क्लास, दिस इज द अनुसूची शेड्यूल कहेंगे। और अगर इनमें स्पेशल क्लास का स्पेशल शेड्यूल्स में वर्णन हो रहा है या स्पेशल प्रोविजंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अनुसूची, वो अनुसूची में काउंट हो जाएगी बातें। चलिए अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि मूल संविधान में और बाद में कितनी जोड़ी गई है। तो देखिए हमने कहा था कि आपके पास मूल संविधान में कितनी थी? 8, बाद में की जोड़ी गई 12, मतलब 4 होगी, जोड़ी गई तो 12 हो गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 8 तो मूल संविधान में थी और 4 बाद में जोड़ी गई है, तो 4 कब कब जोड़ी गई है, कौन कौन सी जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची, जो 9th अनुसूची है, 9th अनुसूची है, जो 9th अनुसूची है, वो कब जोड़ी गई है? तो 9th अनुसूची जो है, नंबर 1 जो जोड़ी गई, 4 बता रहा हूं, 4 कौन कौन सी जोड़ी गई है। तो 9th अनुसूची जो जोड़ी गई है, वो जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। 1951 में, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं मैं, 1951 में जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। ये जो 9वीं अनुसूची थी, ठीक है, जो जोड़ी गई है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद में जो है 10वीं अनुसूची, इसमें क्या है बता देंगे, इसमें क्या है आप चिंता मत कीजिएगा, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि कौन सी अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। उसके बाद 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री जब पहली जोड़ी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जब ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो उस समय कौन थे? तो सब जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। और 10वीं अनुसूची में 2 संविधान संशोधन आते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। एक आता है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 आता है, और दूसरा जो आता है उसे कहा जाता है 51वां संविधान संशोधन 2003। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो 2 संविधान संशोधन होते हैं 10वीं अनुसूची में, तो इससे बनी। फिर इसमें एक अमेंडमेंट और आता है 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आता है, ये भी ध्यान रखना। तो आपसे पूछेगा कि ये 2 संविधान संशोधन जो है वो कौन से अनुसूची में? तो 10वीं में है। ये 9वीं अनुसूची 10वीं, उसके बाद 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, वो कब जोड़ी गई है, वो तो हम बाद में बात करेंगे, इनके अंदर है क्या चीजें, जोड़ी कब गई इतना ध्यान रखिएगा।
तो इसमें 11वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो कहा जाता है इसके लिए था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, हाँ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, और इसमें ग्राम पंचायत है वो तो हम बात कर लेंगे, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है उसकी बात भी कर लेंगे, यहाँ पे संपत्ति का अधिग्रहण भी है उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। आप पहले इतना समझ लीजिए कि कौन से संविधान संशोधन से ये अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। उसके बाद 12वीं अनुसूची, जो 12th अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, शेड्यूल्स कब जोड़ा गया, तो 12th अनुसूची जोड़ी गई थी सब जानते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम और 1992 में जोड़ा गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री जो थे वे पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इतना जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कि भारत में जो अनुसूचियां जोड़ी गई है वो कब कब जोड़ी गई थी और उन्हें समय जोड़ते समय उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो यहां तक की बात अगर क्लियर होगी तो फिर मैं आगे चलता हूं। आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूची और जोड़ दी गई, टोटल कितनी हो गई 12 हो गई है। आज वर्तमान में टोटल अनुसूची 12 है। तो जोड़ी गई अनुसूची कौन कौन सी जो ज्वाइंट की गई संविधान में, वो 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो 9वीं कब जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये जोड़ा गया था 1991 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। इसके लिए बाद में एक अमेंडमेंट और हुआ 10वीं अनुसूची के लिए, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी जरूरी है। उसके बाद 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और उसके बाद 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992। यहां तक की डेट क्लियर हो तो फिर मैं आगे चलता हूं। क्लियर हो गई, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, 85, 2003, 1992, 1992। चलिए यहां तक का आपको याद हो गया होगा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए तो अनुसूची का चैप्टर है। अच्छा क्वेश्चन आता है कि अनुसूची और भाग में क्या क्या है, कौन से भाग में क्या है, अनुसूची में क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा अच्छी तरीके से। चलिएगा अब बात करते हैं, अनुसूची बारे बारे बतानी है मुझे, ये अनुसूची बतानी है, अनुसूची बतानी है। तो अनुसूची पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, पांचवी में क्या है, छठी में क्या है, सातवीं में क्या है, आठवीं में क्या है। तो पहले जो मूल संविधान वाले पहले वे निकाल लेते हैं आराम से। देखिए जो भाग 1 में है वही अनुसूची 1 में है, और यहां पे है संघ, यहां पे संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि पहली अनुसूची का नाम है वही भाग 1 का भी नाम है, यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि जो पहले वाले का नाम है वही भाग 1 का नाम है, वही अनुसूची 1 का भी नाम है। तो दोनों का सेम नाम है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस अगर करने किसी राज्य के लिए, यूटीज के लिए करने हैं तो वो अनुसूची 1 में भी आएगा और वो भाग 1 में भी आएगा। तो ये विशेष बातें हैं जो मैं बता रहा हूं आपके लिए, बस मोस्टली आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। जहां भी डाउट हो मुझे तुरंत बताना कि भाई यहाँ पे डाउट हो रहा है, और कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है बच्चे। तो यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है वेतन, यानी कि जो स्पेशल भत्ते दिए जाते हैं या स्पेशल जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग वेतन और जो भत्ते होते हैं वो अनुसूची 2 में दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूची जो 2 है, अनुसूची 2 है, उसमें किसका वेतन या भत्तों का जिक्र नहीं किया गया है। तो आप प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे 5 पदाधिकारी हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। कितने पदाधिकारी हैं, 5 पदाधिकारी जिनके बारे में बात कर, जिनका वेतन का इसमें वर्णन किया गया है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो यहां पे प्रेसिडेंट का वेतन का वर्णन किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन का वर्णन किया गया है। उसके बाद यहां पे किसका वर्णन नहीं किया गया है, तो बात वही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि अनुसूची 2 में किस पद अधिकारी के वेतन की चर्चा नहीं की गई है। तो यहां पे राज्यपाल की भी चर्चा की गई है, राज्यपाल है या फिर उपराज्यपाल हो या फिर प्रशासक हो, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट 1 है जिनके वेतन की चर्चा की गई है,
नंबर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, प्रशासक, उनके वेतन की चर्चा की गई है। नंबर तीसरा पॉइंट हमें यही लिखना पड़ेगा। चलिए मैं इसको बिठा देता हूं और यहां से हम दोबारा से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट किसका वर्णन किया गया है, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट के ऑल जजेस, जो ऑल जजेस है वहां पे जितने भी जजेस हैं, तो हाई कोर्ट के सभी जज यानी कि हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के बारे में वर्णन बताया है। इनके बारे में बताया गया कि यही से वेतन, मतलब इनका वेतन क्या होगा, और अनुसूची 2 में इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई है। उसके बाद चौथा पॉइंट किसके लिए है, तो यहां कैग के लिए है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके वेतन की बात की गई है इसमें। और 5वां टॉपिक है हमारे, यानी कि जो स्पीकर है या फिर डिप्टी स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है, उनके कहीं ना कहीं, ठीक है, डिप्टी स्पीकर ये ऐसे कह सकते हैं कि सभापति है या उपसभापति है, आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं। तो डिप्टी स्पीकर है, स्पेलिंग DUPTY, डिप्टी। तो डिप्टी स्पीकर है, ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ये स्पीकर है। और कहां पे, इन लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, यानी कि कहीं ना कहीं इन सब 5 पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है। जहां वेतनमान आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं बता दूं आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। यहां पे हम 1 2 3 नंबर डाला, तो यहां पे हमें चेंज करना होगा, यहां पे हम स्मॉल ABCD डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबके दोनों नंबर एक जैसे हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे स्मॉल ABCD डाल देते हैं। तो यहां पे A, यहां B, यहां C और यहां D और यहां E, ठीक है। तो मैं आपसे बता रहा था, क्या बता रहा था कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अनुसूची 2 से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं साफ बता रहा हूं कैसे पूछेगा आपसे कि अनुसूची 2 में किनके वेतन की चर्चा नहीं की गई है। ऑप्शन ए सुनिएगा, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, नंबर दूसरा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, उसके बाद कैग, और चौथा पॉइंट जो होगा आपके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप सोचेंगे कि सुप्रीम राष्ट्रपति भी होगा, प्रेसिडेंट, यहां पे प्रेसिडेंट तो होंगे होंगे पक्की बात है, यहां पे वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे, लेकिन यहां कैग और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में आप थोड़ा सा डाउट लोगे। तो कैग के बारे में डालोगे, कैग भी है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑल जजेस की बात भी हो रही है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात हो रही है, राज्यपाल उपराज्यपाल प्रशासक की बात हो रही है, और स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ इन लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड द विधान परिषद या विधान परिषद एंड द विधानसभा। तो इन सबके जहां पे भी ये डिप्टी स्पीकर, सभापति और उपसभापति, इनकी चर्चा भी होती है। तो यहां तक की बात समझ लीजिए, क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। बस आप आराम से अनुसूची पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद तीसरी अनुसूची, थर्ड अनुसूची में क्या पूछा जाता है, यानी कि इनकी शपथ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि शपथ के लिए बता दो मैं कौन कौन सी चीजें इनमें शपथ में आती है। तो यहां पे 4 पदाधिकारी हैं, अब फिर वही कहानी आ गई आपकी। तो यहां पे स्मॉल A B C D बना लेंगे, ई नहीं होगा कि 4 पदाधिकारी हैं। तो यहां पे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि किस किस को यहां पे जो शपथ है वो अनुसूची 4 में, मतलब अनुसूची 3 में दी जाती है। तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे बच्चे। तो यहां पे ऑप्शन में बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस और कैग। तो यहां पे प्रेसिडेंट को शपथ नहीं दिलाई जाती। अनुसूची 3 में किसको शपथ नहीं दिलाई जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, बार बार बता भी रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे शपथ में सबसे पहले कौन आता है, यानी कि हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट के ऑल जजेस। पहला पॉइंट तो ये है, सेम उतार लीजिए। और दूसरा यहां पे कैग, बी यानी कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में बोलेंगे भारत का नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक, इनका वर्णन पूछा जाता है। और आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। आधे बच्चों को मैं देख रहा हूं बहुत कमेंट्स भी नहीं कर पा रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं, और बस वीडियो सुनते भी नहीं है। बस एक बार देखा मनोज सर की वीडियो, आपने थोड़ी सुनी, उसके बाद वो जो है उन्होंने बंद कर दी। ये गलत बात है, बिल्कुल सारी वीडियोस आराम से देखिएगा, पूरी लास्ट तक का वीडियो देखना है आपको, मैं यहां से बता रहा हूं।
और उसके बाद मैं आपको एक अनाउंस भी करने वाला हूं कि जल्दी ही आपके इस हफ्ते में जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, नेक्स्ट वीक में आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और ऑनलाइन क्लासेस में जैसे क्लास में होता है ना, जैसे क्लास में हम 5 या 6 लगभग सब्जेक्ट लेते हैं, तो लगभग शुरू में 2-3 या 4-5 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और एक टाइमिंग बता दो किस टाइम से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। और जिस तरह से क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, क्लास का माहौल है वो पूरा क्लास का माहौल मिलेगा और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। और टाइमिंग वही होगा, लगभग 8 बजे टाइमिंग या 7 बजे टाइमिंग करेंगे, फिर एक बैच 7 से 8 होगा, एक 8 से 9 होगा, फिर 9 से 10 होगा, 10 से 11 होगा, 11 से 12 होगा, लगातार कंटिन्यूटी बैच आएंगे आपके। लगभग 3 या 4 सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे एक साथ ही, इसलिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट वीक के लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और ये खुशी का माहौल है, वास्तव में खुशी का कहिए कि खुशी के आंसू भी आएंगे आधों को तो, कि भाई सर ठीक है, सर वापस जो है ऑनलाइन क्लासेस पे आ रहे हैं। और जिस तरह से क्लास का माहौल बनता था उस तरह क्लास का माहौल रहेगा हमारा। बस अंतर इतना होगा कि क्लासरूम की जो है तुम्हारा घर होगा, ठीक है। और मनोज सर आपको केवल कैमरे में नजर आएंगे, उन्हें फेस टू फेस आप नहीं देख सकते, महसूस करना है कि आप मनोज सर आपको फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने कहा, क्या कहा, इसमें मैंने कहा कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑल जजेस को शपथ दिलाई जाती है, अनुसूचित 3 में दिलाई जाती है, क्या को शपथ दिलाई जाती है। और जितने भी मंत्री होते हैं, ये मंत्री इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मंत्री होते हैं, सारे मंत्री जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, उनकी शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो अनुसूचित 3 में इसका वर्णन किया गया है। और नंबर डी अगर हम चलते हैं तो डी में क्या है, तो जितने भी एमपीज हैं, चाहे वो लोकसभा के एमपीज हो, चाहे वो राज्यसभा के एमपीज हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमएलसीज हो, तो एमएलए या एमएलसीज, तो एमपी, एमएलए और एमएलसीज, जो जितने भी एमएलए हैं, एमएलसी हैं और एमपीज हैं, उनको शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो अनुसूचित 3 में दिया गया। तो यहां तक का आपके दिमाग में हो गया शायद। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अनुसूची हमारी टोटल कितनी है, 12 है। मूल संविधान में 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई है। 4 के लिए हमने क्या किया, तो हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी गई बाय द पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई बाय द 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। और फिर मैंने बताया कि यहाँ पे एक 10वीं अनुसूची में एक संविधान संशोधन और होता है, 51वां संविधान संशोधन 2003। उसके बाद 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड बता देंगे उसके बारे में। उसके लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसका भी आंसर। तो यहां तक कि हमारी जो जोड़ी गई अनुसूची 4 है। उसके बाद अनुसूची 1 में क्या, संघ राज्य क्षेत्र है। नंबर 2 में वेतनमान है, किनका वेतन की चर्चा की गई, 5 आप पदाधिकारी का नाम ध्यान रखना। उसके बाद शपथ किन्हें दिला रहे हैं, तो 3 यहाँ पे 4 लोग हैं, जो 4 पदाधिकारी जिनको शपथ दिलाने की बात चल रही है, अनुसूची 3 में है। तो यहां तक कि हमारी बात अगर क्लियर होगी, आपकी समझ में आ गई हो और आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम आगे चल रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और यहां तक का हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए इस तरह से ही आप। अनुसूची जो है आप तैयार रखिए अपनी, पेपर में आती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हर पेपर में आती है, इसलिए अपने पेपर के अनुसार आप तैयार रखिएगा। आप यूपीएसआई देना है, कोई भी एग्जाम देना है, तो वहां पे आपको अनुसूची वाला टॉपिक मिल जाएगा। और मैंने कहा किस तरह से पूछेगा आपसे, कि पूछेगा कि अनुसूची 2 में किसको वेतन नहीं दी, वेतन की चर्चा नहीं की गई है, और अनुसूची 3 में किसके शपथ की चर्चा नहीं की गई है। तो मैंने कहा ना, स्पेशल क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्पेशल क्लास के लिए ही अनुसूची बनाई गई है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब अनुसूची 4 की बात करते हैं। अनुसूची 4 में क्या है, तो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, एमपीज होते हैं, राज्यसभा में जो सांसद होते हैं या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उन्हें भी एमपीज कहा जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य, मैं पूरा लिख देता हूं मेरे बच्चे, राज्यसभा के सदस्य जिन्हें हम एमपीज कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि सांसद कहते हैं। राज्यसभा के सांसद के चुनाव जो इलेक्शन होता है उसकी पूरी प्रक्रिया, चुनाव प्रणाली के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, और कितने सदस्य आते हैं, सदस्य होते हैं, आते चुनाव प्रणाली का वर्णन भी किया गया है यहाँ पे, और किस तरह का चुनाव होता है और किस तरह से कैसे सदस्य चुने जाते हैं, वो पूरी कहानी जो है अनुसूची 4 में दी गई है। सब जानते हैं कि 12 सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेटेड किए जाते हैं और बाय द प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। तो वो कौन सी अनुसूची में है, तो वो 4थी अनुसूची में। तो यहां तक की बात आप थोड़ा ध्यान रखिए। पहले सूची में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में क्या है वेतनमान, तीसरे में क्या है शपथ, और चौथे में क्या है राज्यसभा के सदस्यों का
निर्वाचन है या उनका जो चुनाव होता है, वे सदस्य कैसे चुने जाते हैं, सदस्य कैसे आते हैं, कितने सदस्य होते हैं, इसकी पूरी कहानी जो है अनुसूची 4 में है। उसकी बात करते हैं 5। देखिए 5 को मैं बता रहा हूं, जो 5 है मेरे बेटे, 5 अनुसूची, 5 को 5 यानी कि 5 माने जो 5 होता है, 5 इस तरह से लिखा जाता है 5, लेकिन हमने इस तरह लिखा, एस की तरह लिखा है, तो इसलिए एस का मतलब आप समझ जाइएगा कि यहां एससी एसटी के प्रशासन की ही बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एससी एसटी के प्रशासन की बात चल रही है, यानी कि एससी और एसटी क्षेत्र का प्रशासन यहां पे कैसा होगा, किन किन राज्यों में होगा। तो यहां पे एससी और एसटी यानी कि जो 5 है वो एस को इंडिकेट कर रहा है, तो एससी एसटी का या एससी एसटी के क्षेत्र का प्रशासन, ये मान लीजिए एससी एसटी के क्षेत्र का प्रशासन कैसा चलेगा, कौन चलाएगा, किस तरह का होगा, वहां किस तरह से जो है वहां पे पावर्स काम करेगी, राज्यपाल की भूमिका क्या होगी, इसके बारे में। यानी कि अनुसूची 5 की कहीं ना कहीं एससी एसटी का जो क्षेत्र होता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र होता है, वहां के प्रशासन के बारे में पूरी डिटेल से जो है अनुसूची 5 में वर्णन किया गया है, आप इतना समझ लीजिएगा। और नंबर 6 पे चटाई यानी कि मैट माने होती है चटाई, ठीक है, मैट माने चटाई होती है। इसके एम के ऊपर पावर 2 लगा दीजिए, यानी कि यहां पे कौन कौन से स्टेट है, एम से इंडिकेट बनता है, एम बराबर इंडिकेट क्या दिखा रहा है, तो मिजोरम दिखा रहा है, और M2 है तो यहां पे मिजोरम एंड द मेघालय, मिजोरम एंड मेघालय। ए से असम, ए से क्या दिखा रहा है, ए से असम दिखा रहा है, और टी से त्रिपुरा दिखा रहा है, टी बराबर त्रिपुरा। तो इन राज्यों में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इन राज्यों में जो 4 राज्य हैं, यानी कि यहाँ पे कौन है, मेघालय है, यहाँ पे मिजोरम है, ए से असम है, त्रिपुरा है, इन राज्यों के प्रशासन के बारे में, स्पेशल इन राज्यों के प्रशासन के बारे में। और यहाँ पे भी एक और लद्दाख जोड़ दिया है स्टेट, उसका नाम है लद्दाख। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज एंड द मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा, लद्दाख के जो क्षेत्र है वहां कहीं ना कहीं वहां के प्रशासन के बारे में, वहां की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में अनुसूची 6 में वर्णन किया गया। तो यहां तक की बात क्लियर होगी। अनुसूची 7 में क्या है, वो है 7 में सूची, यानी कि सूची मतलब सूचियां 3 प्रकार की होती है, सब जानते होंगे। यहाँ पे सूची का मतलब ये होता है कि जो हमारी पावर्स हैं, जो हमारी डिविजन्स ऑफ पावर्स हैं, यानी कि जो पावर्स का बंटवारा है, जैसे कौन सी सूची पे या कौन सी पावर पे, या कौन सी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी, कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये मान लीजिए जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अनुसूची का, यहाँ सूची का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, 7 में सैफ और 7, सैफ और सूची, ये भी देखना, क्योंकि सैफ और 7 होता है और सैफ और सूची होता है, और यहाँ पे दोनों वर्ड सैफ से निकलते हैं, इसलिए याद रहिए। पूछेगा 7 में क्या है तो बताना कि सैफ और 7, सैफ और सूची होता है। और सूची का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट्स का बंटवारा, कि कौन सा डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करेगा और कौन सा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अधीन करेगा, और उन पे किस तरह से कानून जो है अप्लाई किए जाएंगे। अगर कोई डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अधीन आती है, तो तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कानून कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार बनाएगी, और वो जो कानून होगा विधानमंडल में पास किया जाएगा। तो यहां पे यही बताना चाह रहा हूं मैं कि सूचियों में कहीं ना कहीं द डिविजन्स ऑफ पावर्स हैज बीन जो है वो बांट दी गई है, हैज बीन डिवाइड कर दी गई है, उसे बांट दिया गया है किसके बीच, इन द यूनियन के बीच एंड द स्टेट्स के बीच। तो संघ के बीच और राज्य के बीच जो पावर्स का डिवाइडेशन है वो सूची बताती है। और यहाँ पे सूची कितनी होती है, तो 3 सूची का वर्णन किया गया है। एक होती है संघ सूची जिसे हम केंद्र सूची कहते हैं, और दूसरी होती है राज्य सूची, यानी कि इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो कानून बनाने का अधिकार केवल किसे है भैया, तो यहाँ पे राज्य को अधिकार है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है। और उसके बाद समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। तो कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा था, समवर्ती सूची की बात कर रहा था मैं, तो कहीं ना कहीं जो समवर्ती सूची है उस पे दोनों को ही अधिकार है, यानी कि संघ को भी अधिकार है, राज्य का भी अधिकार है, दोनों मिलकर आपस में कानून बनाते हैं। तो एक आपसे ये भी पूछ सकता है कि द डिविजन्स ऑफ पावर्स और बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो स्टेट्स के बीच में शक्तियों का बंटवारा है और यूनियन के बाद यूनियन और स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा वो कौन से जो अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। और यहाँ पे सूची का मतलब है कि यहाँ पे सरकार जो है वो कौन सी सरकार, राज्य सरकार है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कि कौन से विषय पर कौन कानून बनाएगा, इससे मतलब है। और कौन सा विभाग किसके अधीन आता है, जैसे भारतीय जिस डिपार्टमेंट के आगे भारतीय वर्ड जुड़ा हो
वो समझ लीजिए वो संघ सूची में आएगा। और जिस डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं उसके स्टेट का नाम होता है राज्य सूची में आता है, और संवर्ग सूची में दोनों को ही मिक्सर लिया जाता है। इसमें क्लियर नहीं होता है कि कौन सा स्टेट का सेंट्रल का है, इसलिए प्लीज अनुसूची वो सूची वाला जो पॉइंट होता है जो मैं पढ़ाऊंगा सूची वाला टॉपिक अलग से, लेकिन आप ध्यान लीजिए कि सूची में यहाँ पे पावर्स का डिवाइडेशन किया गया है। चलिए 8वीं अनुसूची है वो किससे दिखाती है, तो 8वीं अनुसूची जो होती है वो भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां तक कि हमारी बात समझ में आ गई है। यानी कि मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। यानी कि अनुसूची 1 में क्या, संघ राज्य क्षेत्र, नंबर 2 में क्या है, वेतनमान, नंबर 3 में क्या है, सफर, नंबर 4 में क्या है, इनके राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन कैसे होता है, उनके सदस्य कितने आते हैं, कहां से कितने सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद 5वें में क्या है, SC ST के क्षेत्र के प्रशासन का चर्चा की गई है। 6वें में क्या है, मैट यानी मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा और लद्दाख के क्षेत्रों के प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और 7वें में सूचियां हैं, सूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची दिखाती है। सूची दिखाती है क्या, दिखाती है कि द डिविजन ऑफ पावर्स और बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। और उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं में भाषा है। तो यहां तक का आपको याद हो गया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां से हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए बढ़िया करके पढ़िएगा, अच्छा करके पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, तो हमने 8 अनुसूची पढ़ ली, बहुत नॉर्मल है, हर छोटे मोटे बच्चों को भी याद हो जाती है। कोई ये बड़ी बात नहीं कि आप बहुत बड़ी चीजें पढ़ रहे हैं, नहीं, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें हाँ, आधे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर आते हैं और ट्रिक्स बता देते हैं कि लो जी ट्रिक्स आ गई है, याद कर लीजिए। मैं बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूं, ट्रिक्स पेपर में नहीं जाएंगी। आप कितने जोर लगा लें, आपकी ट्रिक्स पेपर में नहीं जाएंगी। ठीक है, आप पेपर के गेट पर ही उन ट्रिक्स को छोड़ के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, और भूल जाएंगे आप 100%। इसलिए आप बेसिक चीजें जो होती हैं, जो आप प्राइमरी से पढ़ के आते हैं, प्राइमरी से चीजें सीख के आते हैं, और आप वास्तव में ग्रेजुएट हैं बच्चे, सारे ही बच्चे ग्रेजुएट हैं लगभग, तो वे कहीं ना कहीं ये चीजें भूल जाइए कि ट्रिक्स लेके जाएंगे। बिल्कुल ट्रिक्स नहीं लेके जानी। आपको जो जिस तरह बेसिक पढ़ के आए आप हैं, आप प्राइमरी आपने पार की है, जूनियर पार किया है, आपने फिर हायर सेकेंडरी भी पार किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली है, तो आपने क्या पढ़ के तो ली है, सब रट के थोड़े लिया है। तो अपने ऊपर आप दिमाग रखिए कि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है चीजों को। समझिए, मैंने बता दी किस तरह से सैफ और सूची है। सैफ और 7 होता है, 8 में भाषा है, और उसके बाद 6 में मैट चढ़ाई। चढ़ाई मैंने इसलिए बता दी कि 12 है, तो जब 12 में आधा कर दीजिए, यानी कि 6 ऊपर छोड़ दीजिए, मतलब 6 दूनी 12, आधे में बैठ चटाई पे आके बैठ जाएंगे आप, मैट लगा लीजिए आप। चलिए, आपकी वो तो सोच है आपकी, देखिए आप किस तरीके से याद करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको बस अच्छी तरह से समझ के चलना है, समझना ही इंपॉर्टेंट है, रटना बिल्कुल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल की बात करते हैं, 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या हुआ है, यानी कि यहां पे लैंड रिफॉर्म्स किया गया है, लैंड रिफॉर्म्स किया गया है, यानी कि जमीन सुधार किया गया, भू सुधार किया गया है। भू सुधार का मतलब यह है कि जिन पे ज्यादा जमीनें हैं उनकी जमीनें ले ली जाएगी, और जो भूमिहीन किसान है जिन पे बस जमीनें नहीं है उन्हें वो जमीन दे दी जाएगी, जिससे लैंड रिफॉर्म्स हो जाएगा। और लैंड रिफॉर्म्स के लिए एंड जमींदारी उन्मूलन के लिए, उन्मूलन के लिए, जिम्मेदारी उन्मूलन के लिए संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण किया गया। यानी कि जिन पे बहुत ज्यादा जमीनें हैं, जिन पे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को ले लिया गवर्नमेंट ने, छीन लिया कह सकते हैं आप, और उसे छीन के जो भूमिहीन किसान थे, जो गरीब लोग थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, उन्हें वो जमीनें बांट दी गई थी। इसे लैंड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, और उसके साथ ही जमींदारों का उन्मूलन भी कर दिया जाता है। तो ये पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और उसमें एक चीज और, 9वीं अनुसूची में एक चीज और पूछी जाती है कि तमिलनाडु का आरक्षण वाला मामला, तमिलनाडु का आरक्षण मैटर, वहां पे 69% आरक्षण दिया जाता है, तो उसका मामला भी कौन सी अनुसूची में चल रहा है, तो एक पूछा जाता है कौन सी अनुसूची में रखा हुआ है, तो वो 9वीं अनुसूची में रखा हुआ है। इतनी बात समझ लीजिएगा। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची, 10th अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या दिखाती है, देखिए 10वीं अनुसूची दिखाती है therefore 10 और therefore दल बदल के लिए। दरअसल होता क्या था, पहले क्या था,
1950 से पहले क्या था कि आप किसी पार्टी से जीत के आए हैं, किसी पार्टी से आप या तो विधायक बन के आए हैं, एमएलए बन के आए हैं, या किसी पार्टी से आप एमपी बन के आए, सांसद बन के आए हैं। उसके बाद पार्टी आप छोड़ देते हैं, अपनी पार्टी छोड़ किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी का कोई दूसरी पार्टी में चला जाता है। इस तरह से कहीं ना कहीं दल बदल होता रहता है। अपनी पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, आया राम गया राम श्याम आया राम गया, इस तरह से पूरी कहानी चलती रहती है। इसे एंटी डिटेक्शन ऑफ लॉ कहा जाता है। दल बदल कानून, दल बदल कानून, यानी कि दल ना बदले आप, इसे रोकने के लिए ये 10वीं अनुसूची बनाई गई बाय द 52वां संविधान संशोधन 1985 में पहले बता चुका, इसको आपको याद रखना है। तो दल बदल कानून जो था उसे रोका गया कि आप दल बदल नहीं कर सकते, दल बदल कानून के लिए बनाई गई थी 10वीं अनुसूची। देखिए कितना सिंपल है, देयरफॉर दल बदल, देयरफॉर 10 और नो फॉर नोली, नोली माने पैसा होता है, पैसा माने संपत्ति होती है, नॉर्मल सी बात है। ये सब ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं कर सकता, ये ट्रिक है। मैंने कहा ट्रिक पर बिल्कुल मत जाना, अपने माइंड के अनुसार अपने आप को सेटअप करना कि मुझे किस तरह से, मतलब जो चीजें होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं किस तरह से उनको याद कर पाऊं। हर बच्चे का अपने अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है, उनके पास अपनी एक स्पेशल पावर होती है। आप कॉपी मत करें कि ये कैसे याद कर रहा है, मैं कैसे याद करूं, बिल्कुल नहीं कि मैं भी ऐसे याद करूं, बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर एक स्पेशल पावर है, उसको जगाइएगा, और स्पेशल पावर जब जाग जाएगी आपकी, तो वास्तव में आपके पास अनेक हजारों ऐसी चीजें होंगी जो आपको याद करने में मदद करेंगी। चलिए, देयरफॉर दल बदल कानून जो है इसमें आया था 10वीं अनुसूची में, और उसमें बताया गया था कि अगर आप किसी पार्टी से जीत के आए हैं, टोटल मान लीजिए, आप एग्जाम्पल मान लीजिएगा, हाँ, यानी कि आपकी पार्टी का नाम है एक्स, मान लीजिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम एक्स है, और एक्स पार्टी लगभग 9 सांसद जीत के आई है, 9 एमपी जीते आपकी पार्टी ने। 9 में से अगर, हाँ, इसे बताया गया है कि इसमें कानून बताया गया, मैं बता रहा हूं पूरी बात, 9 एमपी जीत के आए हैं, अगर 9 एमपी का 1/3 पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, 1/3 कितने होते हैं, 3 या 9, यानी कि 3। यदि 3 एमपी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो उन पे दल बदल का आरोप नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं? शुरू में जब ये कानून बनाया गया तो बताया कि अगर टोटल सांसद किसी पार्टी के या एमएलए या एमएलसी पार्टी में किसी पार्टी से जीत के आ रहे हैं और उस पार्टी के 1/3 सदस्य पार्टी छोड़ के जा रहे हो, उनके जो जीत के आए वे पार्टी छोड़ के जा रहे हो, तो उन पे दल बदल का आरोप नहीं लगेगा। अगर उससे कम छोड़ के जा रहे हैं तो उन पे दल बदल का आरोप लगेगा। मतलब दल बदल का मतलब ये होता है कि आपका जो एमपी वाला पद है जो आप जीता है आपने, या एमएलसी वाला पद जीता है, या आपने एमएलए वाला पद जीता है, उस पद को समाप्त कर दिया जाता है। और उस सीट पर क्या होता है, उस सीट पर बचे हुए समय के लिए वहां पे उपचुनाव करवा दिए जाते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता है कि उपचुनाव किन्हें कहा जाता है, तो उसका एक विशेष, मैंने कहा ना, मैं ऑनलाइन क्लासेस लगाने जा रहा हूं स्पेशल, मैं बिल्कुल बेसिक लेके चलूंगा और आपकी बातें भी सुनूंगा कि क्या आप बताना चाहते हैं, आपको कौन सी प्रॉब्लम्स है, मैं उनकी बात भी करूंगा। अभी तो क्या है कि मैं वीडियोस बना रहा हूं और वीडियोस यूट्यूब पे मैं अपलोड भी कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी बातों को मेरे सामने रखें। तो दल बदल जो कानून है वो क्या है कि आप अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इस सिस्टम को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये कानून बनाया गया था। इसलिए 10वीं अनुसूची मैं एग्जांपल दिया कि अगर कोई पार्टी एक्स पार्टी के 9 एमपी पार्टी जीत के, पार्टी के जो 9 एमपी जीत कर आते हैं, सांसद जीत के आते हैं, और एक 9 एमपी में से 1/3 पार्टी छोड़ के जा रहे हो, सांसद छोड़ के जा रहे हो, लगभग 3 एमपी छोड़ के जा रहे हैं, तो उन पे दल बदल का आरोप नहीं लगने का, और इससे कम जा रहे हैं तो फिर लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर क्या होगा, 51वां संविधान संशोधन 2003 हुआ। मैं बताया भी मैंने 10वीं सूची में, ये 52वां था और 51वां। तो 51वां संविधान संशोधन 2003 वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया। उसमें क्या किया गया, उसने कही थी, मान लीजिए एक्स पार्टी के 9 एमपी जीत के आ रहे हैं, 9 एमपी जीत के आ रहे हैं, अगर वे 2/3 पार्टी छोड़ के जा रहे हो तो उन पे दल बदल का आरोप नहीं रहेगा। अगर उससे कम जीत के जा रहे हैं, मतलब उससे कम छोड़ के जा रहे हैं, तो उन पे दल बदल का आरोप लगेगा, उनकी सीटें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां पे मैं बता रहा हूं, बेसिक छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, बड़ी बात नहीं। तो 3 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 एमपीज। अब यहां 3 एमपीज नहीं, यहां 3 एमपी पार्टी छोड़ के जाएंगे 9 में से, तो उनपे दल बदल का आरोप लगेगा। और किसके द्वारा, बाय द 51वां संविधान संशोधन। यहां पे 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 बाय द अटल बिहारी वाजपेयी, और ये किसके लिए था, ये था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। और ये कौन सा था, ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं कि आप बहुत ज्यादा चीजें पढ़ रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ये अपवाद है दोनों इसके, ये अपवाद है। दल बदल कानून का अपवाद ये है पहले वाले का
ये तो खत्म हो गया, अब तो इसकी वैल्यू नहीं है। अगर जितने भी पार्टी के सांसद जीत के आ रहे हैं, अगर उनमें से 1/3 पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो दलबदल का आरोप नहीं लगेगा, ये तो अब खत्म कर दिया गया। अब यहां पे चल रहा कि जितने भी सांसद आपके जीत के आ रहे हैं उसमें से अगर 2/3 पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो उन पे दल बदल का आरोप नहीं लगेगा। अगर आप इससे कम जा रहे हैं, जीत कर अगर आए और आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या अपनी नई पार्टी बना रहे हैं या किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे दल बदल का आरोप लगेगा। और आरोप के बाद क्या होगा कि दल बदल के आरोप के बाद में मैं दल बदल पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा सिस्टम पढ़ाऊंगा, लेकिन वो पढ़ाऊंगा मैं भाग 5 में। वो तो मैं यहाँ बेसिक चीजें बता रहा हूं, बस इतना समझ लीजिएगा। तो इस तरह से यहां दल बदल के अपवाद भी, ये 2 अपवाद आए थे इसमें, ये इसके एक्सेप्शन है जो दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं जिन पर दल बदल का आरोप नहीं लगाया जाता। चलिए से यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। तो 10वीं अनुसूची हमारी क्लियर हो गई है, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन था, ये भी एक्सेप्शन है, इनके अपवाद है ये दोनों। चलिए अब आगे चलते हैं, पढ़ लीजिए आराम से, बस बड़े करके पढ़िएगा मेरे बच्चों। अनुसूची वाला पॉइंट है, मैं भाग वाला पॉइंट बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए कि भाग में कितने होते हैं, 22 के 22 भाग बताऊंगा, नहीं याद भी कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। चलिएगा अब चलते हैं, हमारी अनुसूची कौन सी है? हमारी अनुसूची है कौन सी है? तो अनुसूची 11वीं कब जोड़ी गई थी सब जानते हैं, बाय द 73वां संविधान संशोधन, बाय द 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। और इसमें क्या है? ग्राम पंचायत। यानी कि अनुसूची 11 में क्या था? ग्राम पंचायत को कहीं ना कहीं कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार मिला था। यानी कि यह अनुसूची ऐसी थी जिसने कहीं ना कहीं उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया था ग्राम पंचायतों को। फिर आपसे इतना पूछेगा कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो आप बताना 73वां संविधान 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत। और 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट, ये बहुत पूछा जाता है। जिन्हें ग्राम पंचायत अपने अंडर में रखती है और काम करवाती है, गांव में जो विकास कार्य होते हैं वहां पे ग्राम स्तर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि गांव की जो सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, उनको बना के रखा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है 8 है, 28 सब्जेक्ट का वर्णन किया गया है, 29 सॉरी, यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये बताए गए हैं, ठीक है। तो 29 सब्जेक्ट का वर्णन किया गया है। तो 29 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे जाते हैं, आपसे पीछे में बहुत पूछा जाता है कि अनुसूची 11 में कितने सब्जेक्ट्स पे जो है ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है, तो 29 सब्जेक्ट पे दिया गया है। चलिए अब चलते हैं अनुसूची 12। अनुसूची 12 में क्या है? अनुसूची 12 में है भैया नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका। इनके बारे में चर्चा की गई है, इन्हें संवैधानिक बनाया गया है। और इसके लिए कौन सा संविधान? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किया गया। और ये दोनों किए गए थे बाय द पीवी नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री उस समय किए गए थे। और यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं? तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो 18 है। कितने बेटा? सब्जेक्ट्स 18 है। 18 सब्जेक्ट पे काम होते हैं। पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितने सब्जेक्ट, तो 29 सब्जेक्ट दिए गए इसमें, और इसमें 18 दिए गए। तो यहां तक का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, जो अनुसूची 12 है यहां तक का कंप्लीट हो गया है। अगर इससे ज्यादा की बात करें, देखिए बेसिक तो इतना ही पढ़ना है आपको, जीएस फाउंडेशन बैच में मोस्टली इतना ही पढ़ा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। बस आप इतना समझ लीजिएगा कि आपको भाग याद रखने हैं और आपको अनुसूची याद, कौन सी अनुसूची में क्या है और कौन से भाग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, इसकी बात याद रखनी है। चलिए इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।